तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। चलिए आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा काल जो है वो सही क्रम है। यहाँ पर बताइएगा सही कौन सा हो जाएगा। तो चलिए वन का जवाब देना है, देखते हैं किसका जवाब यहाँ पर सही आएगा। तो देखो सबसे पहले बहलोल लोदी आए थे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर सिकंदर लोदी आए, फिर इब्राहिम लोदी आए। मतलब आपका एक क्रम जो आपका दिया है बिल्कुल सही हो गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। याद रखिए जितने भी आपके लोदी वंश थे, है ना, कौन, तो आपके जो लोदी वंश थे ये आपके अफगान से थे। कहाँ से, तो आपके अफगानी थे, याद रखिएगा, है ना। ये प्रथम अफगानी था जिनका शासन यहाँ पर भारत में हुआ था। द्वितीय अफगानी कौन थे, तो आपके कह सकते हैं कि द्वितीय अफगान जो आपके आए थे वो आपका था कौन सा वंश था, शेर शाह सूरी, है ना। सूरी वंश जो आपका था, शेर शाह सूरी, वो दूसरा राजवंश स्थापित किया था, है ना। ये पहला आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर दिखेगा 2 नंबर में कह रहा आपसे जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह दिए हैं, बरेली से खान बहादुर खां है, कानपुर से दिया है भक्त खां। तो आप सभी को पता है कि कानपुर से भक्त खां नहीं थे, ये आपके थे नाना साहब। कौन थे, तो आपके नाना साहब नेतृत्व थे। यहाँ पर आपका सी नंबर ये गलत दिया गया है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है स्वयं को सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था, कौन था जो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ गया है आपका 3 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। देखिए ये थे आपके कौन, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका भारत में शासन काल आपका 1200 आपकी कह सकते हैं कि 96 से 1296 से 1316 तक आपका था। और ये सिकंदर ए सानी, कौन सी, सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर की उपाधि भी इसने धारण किया था, ठीक है ना। और उसने अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, तो इस समय कांस्य प्राप्त हुआ था, अर्थात ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कांसा बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, कांसा का निर्माण कैसे होते हैं। तो आप लोग तांबा मिला दीजिए और तांबे के साथ साथ क्या, टिन। तो तांबा और टिन का मिश्रण ही होता है जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। चलिए 5 नंबर को इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण मतलब कह सकते हैं कि जब आपका 1858 ईस्वी, है ना, कौन, तो 1858 ईस्वी में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विद्रोह हुआ था 57 वाला, उसके बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून भारत में शासन करने का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे, मतलब कौन से आंदोलन से संबंधित थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 6 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी, ये बारदौली सत्याग्रह है ना। कौन सा है, तो बारदौली सत्याग्रह है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। बताइएगा चंद्रशेखर आजाद का जो संबंध है वो किस पार्टी से था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 7 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 7 नंबर में काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं और इस प्रश्न को आपको हमने कई बार आपको बताया भी है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ए नंबर। आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कह रहे हैं, सभी का जवाब लगभग यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। तो चलिए यहाँ पर सभी के लगभग जवाब आ गए हैं और यहाँ पर सभी लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर ए नंबर कह रहे हैं, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद दिया गया है ना, चंद्रशेखर आजाद दिया है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। काफी लोग यहाँ पर सी भी दे रहे थे, तो याद रखिए ए नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, इसको भी हमने बताया था 1991। कब, 1991। ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा रहे थे। तो ये बताइएगा कि सूती कपड़ा कारखाना, याद आ गया ना, मजदूरों के बीच सत्याग्रह चालू किया था, ये आपका जन आंदोलन था जो कि आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने उपवास भी किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे।
जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो भाई यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक करें, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए बताइएगा गदर पार्टी के जो संस्थापक थे कौन थे। यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सोहन सिंह भटकाना। कौन, सोहन सिंह भटकाना। यहाँ पर गदर पार्टी जो कि लाला हरदयाल, कौन कौन थे, लाला हरदयाल का नाम सुने होंगे तो आपके काफी दिमाग में आया होगा कि लाला हरदयाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ चले गए हैं। तो लाला हरदयाल और आपके सोहन सिंह भकना, क्या है, भकना है, भकना, यहाँ पर भटकना बोले, भकना, ये आपके थे। तो ये आपके 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इसकी स्थापना किया था ना, जिसका नाम दिया गया था गदर, ठीक है ना। याद रखिए कहाँ पर की गई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना आपके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में या नगर में की गई थी। तो याद रखिएगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है, अपसौर तथा सूर्योच्च अर्थात सूर्य तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। 11 नंबर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जो कब सबसे कम दूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अपसौर, है ना, अपसौर दिया है। और अपसौर मतलब होता है यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, अपसौर तथा सूर्योच्च मतलब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। हाँ देखो अधिकतम दूरी दिया है ना, और अधिकतम दूरी कब होती है, तो गर्मी में कौन सा, 4 जुलाई को, कौन से, 4 जुलाई। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 जनवरी को ये न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा ही जा रहा है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर अन्नाईमुदी, तो बिल्कुल सही है, अन्नाईमुदी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है। चलिए 13 का ऑप्शन देना है, 13 नंबर में। चलिए यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर। देखिए यहाँ पर जो आपका शुक्र ग्रह है ना, कौन सा, जो आपका शुक्र ग्रह है ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसे हम लोग उष्ण ग्रह के नाम से भी जानते हैं और इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है ना। और भी कई प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर तो आपका होगा ही होगा। अगला है, इसीलिए हाँ आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अब म्यांमार कहाँ पर पड़ता है, ये आपका जो भारत का यहाँ पर ये वाला एरिया है। अब नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर है, तो आपका जवाब कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर, मेघालय, है ना। मेघालय कहाँ, यहाँ पर है, म्यांमार यहाँ पर है, तो इसकी सीमा नहीं मिलती है, कौन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेघालय। अगला है, पंपास चारागाह कहाँ पर स्थित है। पंपास पूछा गया, पंपास जो आपका है चारागाह, ये आपके कहाँ पर मिलेगा, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर आपको दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर, तो आपके दक्षिण अमेरिका में है पंपास, आपके अर्जेंटीना वगैरह में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जवाब सी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए। बताइएगा 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो शुरू किए गए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। 16 का ऑप्शन देना है और यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर दूसरी। देखिए 16 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, 5वीं योजना के दौरान ये 20 सूत्री का शुरुआत किया गया था, ठीक है ना, जो कि 74 से 79 के करीब आपका था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर कौन सा कथन है जो आपका सत्य है। चलिए पहला पॉइंट है, कह रहे हैं मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य में गिरते हैं, सही दिया गया है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बात वही है आपका, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे 17 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही शब्द आपका प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, गणना करता है, कौन करता है। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO, है ना। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है कहाँ पर, तो आपके नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। 19 को ऑप्शन देना है और यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 19 का ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, कीमतों में कमी। क्या,
अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाता है, तो कीमतों में कमी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का आपका है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। समवर्ती सूची का हिस्सा इनमें से बताना है कि कौन सा समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सही क्या बन जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है कि समवर्ती सूची में कह रहे हैं आपसे रेलवे, तो रेलवे तो आपका होगा नहीं, है ना। कुछ लोग जो आप सीधे रहे हैं दिवालियापन और आपका ऋण शोधन क्षमता होती है। तो देखो 20 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो सी ही हो जाएगा, जो दिवालियापन है और आपका यहाँ पर ऋण शोधन क्षमता। अब दिवालियापन में जो जमींदारी व्यवस्था होती है, जमींदारी में कह सकते हैं जमीन का जो क्या होता है, जमीन का जो होता है क्या कह सकते हैं, जिसमें लड़ाई दंगा जो होती है कौन सी, जमीन से संबंधित, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उल्लंघित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक हो गया और उसका प्रयोग कब करेगा। कुल मिला के हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत जब आपके लोकसभा में क्या होता है, बराबर की मत होती है 50-50%, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत देता है, तो ये कौन सा आर्टिकल होता है। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 इसका जवाब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति दिया गया, राज्यपाल। तो यहाँ पर 22 नंबर में क्या बनेगा, राज्यपाल जो होता है याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति होता है ना, राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायती राज का विषय कौन सा है। पंचायती राज का विषय कह रहा है जो है ये समवर्ती सूची का है, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, केंद्र या राज्य दोनों का है। तो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 23 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। 23 नंबर में ऑप्शन आ रहा है आपका सी, ये राज्य सूची है, क्योंकि पंचायत किस लिए, तो आपके राज्यों के लिए तो आपको किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी आपके 65 वर्ष ना क्या होती है, 65 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जब 352 आपका लागू होता है तो कौन से अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही है, काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पर आपका डी मतलब सभी, लेकिन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, है ना। थोड़ा सा समझिएगा अगर क्वेश्चन को आप लोग अगर बी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। कह रहे हैं आपातकालीन के दौरान संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं, तो आप लोग कह रहे हैं मौलिक अधिकार। अब यही अगर बंद हो जाएंगे क्या दूसरे क्या खुले रहते हैं क्या, ये सब पूरी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जवाब क्या देना है, उपयुक्त सभी। अब इसमें से क्वेश्चन एक और भी होता है कि कौन सा मौलिक अधिकार होता है जो निलंबित नहीं होते हैं, तब आपको बताना है आर्टिकल 20 और आर्टिकल आपका 21। और मान लो 21 में आपका ऐसे भी क्वेश्चन बोले ए और बी, तब आपको भी 21 से लगाना है, फिर भी आपको बी नहीं लगाना है, क्योंकि पर्सनल जो आपका होता है वो आपका आर्टिकल 21 ही होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, चलिए तो बिल्कुल सही है ना। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, परेशान मत होइए। यहाँ पर देखो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार में भी स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित किया जाता है या नहीं, बताइएगा। जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं मौलिक अधिकार को, तो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है ना। और भी अधिकार होते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, सब पर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सब लगाना है ना, सब आपके खत्म हो जाते हैं। अब जब पर्सनल आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 21 बताइए, आर्टिकल आपको यहाँ पर 20 बताना है, तो अब बात आपके अलग हो जाती है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी ही आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जो लोहा होता है अगर आप उसे छोड़ दें तो भैया उस समय क्या होता है, उसमें भूरी भूरी परत लग जाती है। ये होता क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये आयरन ऑक्साइड है, जो को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि उसमें जंग लग गई है, कोरोजन लग गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा जंग। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी कौन सी बनेगी, 27 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा। ये फीमर हड्डी होती है ना, फीमर हड्डी होती है। दूसरी यहाँ पर आपकी टिबिया हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेट अर्थात पीईटी एक बहु सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए भाई यहाँ पर पीआईटी दिया है ना, तो बताइएगा ये जो आपका होता है कौन सा होता है। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर 28 का ऑप्शन सी, मतलब ये होता है पॉलिस्टर। क्या होता है, पॉलिस्टर। ये सुपरिचित प्रकार का है कह सकते हैं, और इसका उपयोग होता है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और आगे दिया है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। चलिए बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है।
विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा 29 नंबर में? ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर थायमीन। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? थायमीन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला दिया गया है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहती है? तो बताइएगा कि आपके वातावरण में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस की बात किया है, समझिएगा, निष्क्रिय की बात किया है ना। और निष्क्रिय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? वो जेनान है, रेडान है, नियान है या आपकी आर्गन हो जाएगा। तो चलिए 30 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ रहा है। चलिए देखिए आर्गन, कौन सी? आर्गन। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आर्गन। आर्गन जो आपकी होती है 0.93% होती है, ठीक है ना। हाँ, रेडान का तो बात ही नहीं करिएगा, क्योंकि रेडान जो होती है ये गैस आपकी वायुमंडल में होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी अक्रिय गैस आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तब आपको जवाब क्या देना है? रेडान, क्योंकि रेडान गैस आपके वायुमंडल में नहीं है। तो ये होती कहाँ पर है? जब भूकंप आता है। कब? जब भूकंप आता है तो उसी क्षेत्र में रेडान गैस ऑटोमेटिक उत्पादित हो जाती है ना। तो याद रखिएगा रेडान गैस भूकंप के समय उत्पादित होती है, मौजूद हो जाती है उसी एरिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा गया था सबसे अधिक कौन सी है, तो आपका डी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुल का अर्थ वंश है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होगा कुल मतलब आपका वंश होता है, लेकिन कुल मतलब क्या होता है? किनारा होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जय का निम्न से सही विलोम बताइए। कहीं पर आपकी जय हो रही है, कहीं पर आपकी जय हो रही है, तो दूसरी जगह क्या होगा? तो वहां पर आपका पराजय हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या जवाब बनेगा? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जय का हो जाता है पराजय, है ना। किसी के बहुत चाहने वाले तो किसी के विरोधी भी होते हैं, है ना। समझ में आया ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि किनारा के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। अभी बताइए किनारा के लिए सही पर्यायवाची क्या हो सकती है? देखिए किनारा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका तट होता है, तीर होता है और कगार। यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आपसे दिया गया है 39 नंबर में, ठीक है ना। फिर दिया है वाह कितना सुंदर दृश्य है, और है जो लिखा है ये वाला आपका लिखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है महोत्सव का संविच्छेद क्या होता है? और महोत्सव का संविच्छेद आपको पता है कि यहाँ पर आपकी मात्रा है कौन सी? ओ की मात्रा है, ये गुण संधि है, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? महाधन उत्सव बन जाएगा, अर्थात गुण संधि आपका जवाब राइट हो जाएगा। इतना भी पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके यहाँ पर करंट अफेयर का है, और यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस मॉडल पेपर में। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में आईपीओ अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम यूपीआई हैंडल को मंजूरी दी है। चलिए हाल ही में आईपीओ, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसके अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम यूपीआई हैंडल को मंजूरी दिया है। ये किसने दिया है? तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपकी सेबी ने। किसने किया है? तो आपकी सेबी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार, आपसे यहाँ पर हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, है ना। और इसके जो आपके हैं कौन है? तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका MA गणपति, यहाँ पर देखिए 52 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये है आपके MA गणपति हैं, है ना, MA गणपति हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ है? तो चलिए आपके देख सकते हैं क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, और इसको आपको याद रख लेना है ना। ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? तो 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हुआ था 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे ठीक है ना, बाइडेन, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तरफ से कि भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चलिए अभी क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं इंडियन सुपर लीग, है ना। और यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है मुल्तान सुल्तान। यहाँ पर देखिए 54 का ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई सिटी MSP ने जीता है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके पहले भी हमने आपको यहाँ पर बताया भी था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है?
ये विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम है क्या? तो ये फुगाकू है, तो इसको नोट करिएगा, ये अपडेट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर 55 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाए कौन सा? ए नंबर है। ये जापान ने किया है, फुगाकू नाम से पता चल रहा है कि जापान में विकसित किया गया है। अब यह अनुसंधान के उपयोग के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? ये कौन सी है भारतीय महिला है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर गौरी शिवराड़ को। कैसे? गौरी शिवराड़ को बनाया गया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये कब किया गया था? महिला दिवस पर, ठीक है। कब? ये महिला दिवस पर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? बताइए, यहां पर भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है, यहां पर बताइएगा तो आपका ये बैंक कौन सा है? नाम हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी, ये आपका HDFC बैंक का। कौन? HDFC बैंक को चुना गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हाल ही में किन दो देशों के मध्य वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? चलिए बताइएगा, वज्र प्रहार अभ्यास का जो आयोजन किया गया है ये किसके बीच हुआ है? आप सभी को पता होगा कि भारत और किसके बीच? अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। तो आप पर 58 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 59 में ऑप्शन बनेगा डी। ये है आपके कौन? तो भाई आपके इरफान खान। कौन है भाई? इरफान खान है। इरफान खान को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो देखो ये 67 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड है और इसमें से ऐसी फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन सी हो जाएगा? ये आपकी छिछोरे, ठीक है ना। कौन सी? छिछोरे के लिए दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है? तो चलिए बताइएगा, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है 61 नंबर में? तो क्या जवाब हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर जो आपका खुर्जा है, मतलब जो चीनी मिट्टी के जो पात्र बनाए जाते हैं वो आपके बुलंदशहर खुर्जा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो चलिए आपके अश्वघोष, याद रखिए अश्वघोष कहाँ पर है? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अश्वघोष जो कि कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी थे, याद हो गया कि अश्वघोष कौन थे? ये कुषाण राजा जो कनिष्क थे उनके दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा गया है और आपको नृत्य के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान हो चुका होगा। यक्षगान जो कि आपके कर्नाटक का है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यह कर्नाटक का प्रसिद्ध आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला है ना। और इसे याद रखिएगा, जो यक्षगान है इसे एक नाम हमने और बताया था, अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। यक्षगान जो आपका है ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। क्या है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसको भी नोट कर लीजिएगा जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसके पहले हमने बताया भी था। और इसकी भाषा कन्नड़ और विषय क्या है? पौराणिक कथाएं आपकी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि जो आपके कालिदास है ना, कौन? तो आपके कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से इनकी भी गिनती आपकी आती है, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत आदि ग्रंथों की रचना किया है कालिदास ने। आगे बढ़ते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो भाई आप लोग करंट अफेयर से बहुत अपडेट रहते हैं और बहुत दिनों का एक क्वेश्चन हो गया, तो आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, इसकी जो आपकी ऊंचाई हो कितनी है। काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो देखो ये नर्मदा नदी के है ना, मतलब नर्मदा नदी का एक मीनार है देखा जाए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 182, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपकी विश्व की सबसे ऊंची
मूर्ति है ना 182 मीटर है। और भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी मूर्ति है ना। कहाँ किया गया है, सरदार सरोवर के निकट किया गया है, नर्मदे नदी पर किया गया है, टापू पर किया गया है। और दूसरी सबसे ऊंची जो आपकी मूर्ति है वो चीन में है, स्प्रिंग टेम्पल। ठीक है, अगर पूछे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्प्रिंग टेम्पल जो कि आपकी बुद्ध की है, चीन में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर आपका 66 नंबर में ऑप्शन बने आपका बी नंबर, ये संजय बारू है। कौन है भाई, तो आपका 66 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, संजय बारू है। ठीक है, क्लियर रहेगा। ये कौन थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम सुने होंगे, है ना। उन्हीं के मीडिया सलाहकार थे। कौन थे, ये कह सकते हैं मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसे। आप सभी को पता है चिदम्बरा जो कि एक काव्य रचना है, क्या है, कभी कभी पूछेंगे क्या है, एक काव्य रचना है ना। और इस काव्य रचना के लिए सुमित्रानंद पंत को यहाँ पर कह सकते हैं मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इतना भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो भैया आपने जीके में पढ़ा होगा, है ना, शायद 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। यहाँ पर अंधों के लिए पढ़ने की जो लिपि की खोज किया था ये लुइस ब्रेल ने किया था, उन्हीं के यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। 68 नंबर में 4 जनवरी, याद रखिए 4 जनवरी 1809 को, 4 जनवरी 1809 को ये कह सकते हैं विस्कृत किया था। इनका जो जन्म हुआ था, लुइस ब्रेल का जो जन्म हुआ था ये फ्रांस में हुआ था 4 जनवरी 1809 में। इन्हीं के उपलक्ष्य में कह सकते हैं लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने अंधों को पढ़ने के, जो दृष्टिहीन है उनको पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने खोज किया था लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, है ना। तो बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बदरुद्दीन तैयबजी। तो चलिए 69 को ऑप्शन लॉक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो सौरभ चौधरी का आप लोग नाम जानते होंगे, है ना, कौन है आपके, ये संबंधित हैं आपके ऑप्शन निशानेबाजी से। किससे, तो आपकी निशानेबाजी से हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं मेरठ के कालीन गांव में जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ था मेरठ के कालीन गांव में। ठीक है ना, और निशानेबाज हैं। और 2018 में, कब, 2018 में जो कह सकते हैं एशियाई खेल हुए थे उसने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इनका नाम बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो एक गद्यांश दिया गया है। पहला गद्यांश आपका सरल है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा गद्यांश जो दिया गया है एक साहस के बारे में दिया गया है ना, साहस के बारे में है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ेंगे, पहला नहीं पढ़ेंगे। कह रहा आपसे किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है, इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा, उस पर निर्भरता से बढ़ चली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। किसकी बात हो रही है, ये बात की जा रही है रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य इस पर था कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। और अगला दिया है, यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा, देखो क्या दिया है, परपीड़ा, इसका मतलब क्या हो रहा है, परपीड़ा में आनंद लेने वालों के प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवाती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला प्रदर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवाती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, सो उन्होंने एक नया कदम या नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया। एक ऐसे महिला की बात हो रही है जो अपने जीवन में हार चुकी थी, पैसे कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इसने यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कार्य किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। इस गद्यांश में जो भाव दिया गया है किसके बारे में दिया है ये बताइएगा। चलिए यहाँ पर 76 नंबर में सही क्या हो जाएगा। चलिए 76 नंबर में
यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर हिम्मत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा डी नंबर। यहाँ पर हिम्मत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल हो जाएगा, सब काम आपके हो सकते हैं, ये आपको दिया गया है। अगला दिया गया है कि शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिए गए हैं। बताइएगा कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिए गए हैं। तो चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा 77 में। चलिए 77 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका राइट आंसर सफलता। देखो कौन यहाँ पर सफलता, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं कठिनाइयां हैं, समझ लीजिएगा। याद रखिए सफलता में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सा शब्द है, क्या सा शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग है। और इसमें से जो फल दिया गया है फल, ये क्या है? ये इसका मूल शब्द है। और इसका जो ता है ये क्या है? तो आपका प्रत्यय है। इन योगों से निर्मित हुआ है। याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है? परपीड़ा क्या होता है? अभी आपके गद्यांश में पढ़ा था, हमने हाईलाइट भी किया था परपीड़ा क्या होता है। याद रखिए परपीड़ा किसे कहते हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर आपका 78 का ऑप्शन बन जाएगा दूसरों की पीड़ा को, है ना, क्या दूसरों की पीड़ा को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर, क्योंकि पर मतलब होता है दूसरा, है ना, दूसरों की पीड़ा। अब दोनों में दूसरे दिया है क्या? दूसरों की पीड़ा, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश के प्रारंभ में उद्धत कथन किसके जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर इस गद्यांश में जो दिया गया है किसके बारे में दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब बताना है सही क्या हो जाएगा। गद्यांश के प्रारंभ में दिया गया है, प्रारंभ में क्या? प्रारंभ में उद्धत कथन किसके जीवन का दर्शन है। तो यहाँ पर 79 का जवाब क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर मुंबई की जो रेवाती राय है ना, मुंबई की जो रेवाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है रेवाती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? रेवाती राय की जो कैब सेवा थी ये किसके लिए चलाई गई थी, कैसे लोगों के लिए? तो यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए 80 नंबर का ऑप्शन बनेगा ये आपके किसके लिए? तो आपकी जो कामकाजी महिलाएं थी, है ना, ये कामकाजी जो महिलाएं थी मूलतः उन्हीं के लिए चलाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, मुंबई के लिए नहीं, मुंबई में तो बहुत लोग रहते हैं, सिर्फ उनको लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए जो कि कामकाजी महिलाएं थी। ठीक है ना, ये रहा आपके गद्यांश में। मतलब आपने गद्यांश पढ़ा फिर भी आपने गलती की कि नहीं किया? याद रखिए गद्यांश को जो हम पढ़ाते हैं मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, अगली क्लास जो, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक सर और जो लोग नहीं किया है तो लाइक से भी करिएगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।